नमस्कार दोस्तों। आपने इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एसेट एलोकेशन का नाम बहुत बार सुना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तब भी आपने ये वर्ड सुना होगा। तो अगर आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करना है या अचीव करना है तो उसके लिए आपके पास जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो होता है आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। और फाइनेंशियल प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका वो गोल प्राप्त हो सके आपको, उसके लिए आपको बहुत बड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है कि एसेट एलोकेशन इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी मनी है या पैसा है उसको आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्ट करना है या कहाँ डालना है, वही एसेट एलोकेशन बोलता है। बहुत ही अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उन अलग अलग मार्केट इन्वेस्टमेंट टूल्स का अपना रिस्क है और अपना रिटर्न है। तो आपको उन अलग अलग टूल्स को, उनके रिस्क और रिटर्न और उसके बेस पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपको कितना रिटर्न चाहिए, उसी हिसाब से आप अपना मार्केट का इन्वेस्टमेंट टूल सेलेक्ट करें और अपना फाइनेंशियल गोल्स के लिए आगे बढ़ें। लेकिन असल में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है जो इन्वेस्टमेंट टूल्स जो हम बात करेंगे उनको चूज़ करने में, कि कौन सा जो इन्वेस्टमेंट टूल है वो हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा हमारे लिए गलत है। और साथ ही साथ जब हम एक बार इन्वेस्टमेंट टूल चूज़ कर लेते हैं उसके बाद में उसमें कितना जो अमाउंट है वो हमें इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में हमें कन्फ्यूजन होता है। अब अगर हम मार्केट में अवेलेबल कॉमन इन्वेस्टमेंट टूल्स की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट टूल हैं जहाँ पे हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो नाम आते हैं वो आते हैं, एक तो बैंक की एफडी का यानी फिक्स डिपॉजिट का नाम आता है। उसके बाद में कंपनी डिपॉजिट्स भी होती है, जिसमें जैसे आप बैंक में पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह आप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और उनको लोन पे दे सकते हैं। या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपने जानते होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी भी आती है। इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग टाइप की होती है, मनी बैक भी होती है, एंडोमेंट पॉलिसी भी होती है और भी कई टाइप की पॉलिसीज होती हैं जैसे यूनिट लिंक पॉलिसी। उसके बाद में आप डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट आता है पोस्टल ऑफिस की जो सेविंग स्कीम्स होती हैं, या फिर एनपीएस हो गया या पीपीएफ। उसके बाद में आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो नॉर्मली बहुत आजकल वो पॉपुलर है। उसके बाद में डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट यानी स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिए है। उसके अलावा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट या फिर रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जाने जाने वाले इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जो हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग इनके बारे में जानते हैं। लेकिन आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टिंग है वो मेनली दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी, या दो चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट होता है। तो पहला जो होता है वो लैंडिंग होता है। लैंडिंग यानी कि जिसमें आप अपना पैसा किसी को उधार दे रहे हैं या कर्जा दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसमें जो उसके किसी भी बिजनेस को या बैंक को दे रहे हो तो उसके साथ जो होने वाले उसके मार्केट रिस्क है, उस बैंक के या उस बिजनेस के साथ जो मार्केट रिस्क है या बिजनेस का जो खुद का रिस्क है, वो रिस्क में आपका कोई पार्ट नहीं होता है। आप उस रिस्क से अलग होते हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता। और आपको ये जो जिसको आप पैसा दे रहे हो वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, जो उसके द्वारा सेट किया होता है वही आपको मिलेगा। और आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो बिजनेस जिसको आप पैसा लैंड कर रहे हो वो प्रॉफिट में ज़्यादा है या लॉस में ज़्यादा है। और दूसरी कैटेगरी होती है बोरोवर की कैटेगरी, यानी खरीदने वाली, यानी जो कर्जा लेगी। इस कैटेगरी में अलग अलग कंपनीज आती हैं जो कर्जा उठाती हैं, या बैंक्स भी आते हैं, या फिर आप जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें भी एक तरीका होता है कि कंपनियां अलग अलग तरीके से जो पैसा उठाती है मार्केट से। तो इसमें जब आप पैसा उठाते हो तो इसमें आपका क्या होता है कि इसका एसोसिएटेड जितने भी रिस्क होते हैं, जैसे कि कंपनी के बिजनेस रिस्क या मार्केट रिस्क जो भी है, उसके साथ आपका डायरेक्ट लेन देन होता है। क्योंकि आप इसके डायरेक्टली पार्ट बन जाते हैं तो मार्केट से या उसके प्रॉफिट या लॉस से जो भी रिस्क आएगा उस रिस्क में आप भी बराबर के भागीदार रहेंगे। अगर आप लेंडर वाली कैटेगरी में हैं, यानी कि आप पैसा कर्जे पे दे रहे हैं, तो जो चीज़ें उस श्रेणी में शामिल होती हैं, जो जो कर्जा लेती हैं, उसको हम डेट की कैटेगरी बोलते हैं। डेट यानी कर्जा, तो डेट का कैटेगरी में नाम दिया जाता है उसको। और दूसरा होता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि जिसमें हमें ओनरशिप मिलती है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें स्टॉक की डायरेक्ट की, तो हम स्टॉक में अगर जब कंपनी में किसी का स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें हमें उस पर्टिकुलर उतने परसेंटेज की ओनरशिप मिलती है, तो वो इक्विटी के अंदर आती है। तो मेनली जो दो एसेट एलोकेशन है उसमें दो बड़े बड़े पार्ट हैं, डेट और इक्विटी, ये आपको पता होना चाहिए। डेट यानी कि जिसमें हमें
हम किसी को पैसा लैंड कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उस बोरोवर से, या जिसको हमने पैसा दिया है उससे हमको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। वो बिजनेस जो है प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी में आप उसके बराबर के भागीदार होते हैं, और अगर वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अगर वो बुरा परफॉर्म करता है तो आपको नेगेटिव में भी आपका जा सकता है इन्वेस्टमेंट। एज एन इन्वेस्टर हमको डेट और इक्विटी दोनों टाइप की कैटेगरी के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम अपना जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो डेट कैटेगरी जो स्कीम होती हैं उसका जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। इसका कारण ये है कि आप उसमें पैसा जो है उस बोरोवर को लैंड कर रहे हो या उसको कर्जे पे दे रहे हो, उसमें आप उस बिजनेस का हिस्सा नहीं बन रहे हो, तो इसलिए उसको आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। प्री डिफाइंड जो रेट्स होते हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आपका रिस्क जो है वो बहुत ही लो रहता है और लगभग सेफ माना जाता है। इसको हम सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। लेकिन इक्विटी जो है उसमें जो रिस्क है वो हाई रहता है, और ये थोड़ा सा अनसेफ है। लेकिन ये थोड़ा सा अनसेफ शॉर्ट टर्म के लिए मान सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी हमेशा सेफ रहता है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो डेट स्कीम का रिटर्न भी फिर उसी हिसाब से, अगर रिस्क अगर कम है तो रिटर्न भी कम ही रहेगा, जबकि इक्विटी में आपका रिटर्न हाई हो जाता है। अगर प्रॉफिट जिसमें आप हिस्सेदार बन रहे हैं या ओनर बन रहे हैं, और अगर वो प्रॉफिट अच्छा काम कर रहा है तो आपको बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में डेट स्कीम में आप उस किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एसेट को परचेज नहीं करते हैं, यानी कि आप उसमें कोई भी चीज़ जो है आपके घर नहीं आ रही है, आप उसको कर्जे पे ले रहे हो, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसमें आप जो है एसेट को बाई नहीं करते हैं। लेकिन इक्विटी में आप जो एसेट को बाई करते हैं, एसेट के मामले में अगर हम बात करें तो अगर स्टॉक मार्केट में आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो वो शेयर में आप हिस्सेदार बन जाते हो, तो इसलिए आप उसको परचेज कर पाते हो। इसलिए आप में इक्विटी जो है एक एसेट को बाई करने का एक अच्छा तरीका है। उसके बाद में जो उस पर्टिकुलर बिजनेस से एसोसिएटेड जो रिस्क हैं वो डेट कैटेगरी में बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो इन्वेस्टर के साथ में जो पैसा आपने उसको दिया है उसके ऊपर करार होता है। उसके अलावा आपको बिजनेस अच्छा करे या बुरा करे उससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए जो मार्केट का एसोसिएटेड रिस्क है उस बिजनेस के साथ में, उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहती है, जबकि इक्विटी में आप बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं। और अगर मार्केट में कोई भी किसी भी तरह की कोई आफत आती है या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है और प्रॉफिट लॉस में जाता है या प्रॉफिट हाई जाता है, उसमें आप बराबर के हिस्सेदार रहते हो। तो आपको डेट और इक्विटी दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसी हिसाब से प्लान कर सको। तो इस छोटे से वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कितने जो इन्वेस्टमेंट का हमारे जो मार्केट टूल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और हम कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम डेट में करने या इक्विटी में करें ये भी हम डिसाइड कर सकें। ये आपको हेल्प मिला होगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।